नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र गिंटाला, इतिहास व्याख्याता, आप सभी का डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। काफ़ी उसके 3-4 पार्ट हम बना चुके हैं। आज की वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजनीतिक उपलब्धियों को पूर्ण करेंगे। तो विद्यार्थियों, आइए देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य यानी कि कौटिल्य के साथ मिलकर के घनानंद की हत्या कर दी थी और मगध की गद्दी पर अधिकार किया था। उसके बाद हम पढ़ने लगे कि चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद मगध का सम्राट बन गया और उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया अपने गुरु चाणक्य को। ये वही चाणक्य है जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर कभी आचार्य हुआ करते थे, जिनको हम कौटिल्य और इनका मूल नाम जो विष्णुगुप्त शर्मा के नाम से जानते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र चूंकि एक राजनीतिक ग्रंथ है, हाँ ध्यान देने वाली बात है, इनके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। कभी और वीडियो के अंदर जब हम पढ़ेंगे, साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे, तब अर्थशास्त्र पर विस्तृत विवरण दिया जाएगा आपको। तो उसी अर्थशास्त्र के रचयिता जो थे यही चाणक्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए विजयी अभियान पर निकलते हैं, क्योंकि भारत का पहला वास्तविक साम्राज्य अगर कोई था तो वो कौन सा था? मौर्य साम्राज्य था। पहली बार भारत का राजनीतिक एकीकरण करने वाले थे वो कौन थे? मौर्य थे। और उसमें नाम आता है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का। पिछले वीडियो में हम लगातार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ रहे थे। हम पहुंच चुके थे कि चंद्रगुप्त मौर्य को जानने के लिए उस समय भारत की चारों दिशाओं की, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कहाँ तक फैला हुआ था, उन चारों दिशाओं को हम पढ़ रहे थे। और उन चारों दिशाओं को पूर्ण करते ही अपना चंद्रगुप्त मौर्य भी पूर्ण हो जाता है। तो हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी सीमा, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की उत्तरी सीमा जो, या यूँ कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की जो उत्तरी सीमा हमने पढ़ी थी, कहाँ तक थी? हिमालय तक थी। प्रवर्तक नामक राजा की मदद लेकर के हिमालय के क्षेत्र को जीत लिया था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा जो थी, उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा जो थी वो बंगाल में थी और महास्थान अभिलेख से हमें ये जानकारी मिली थी। उसके साथ हमें ये भी पता चला था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में भीषण दुर्भिक्ष पड़ा था और उसकी जानकारी भी हमें किस अभिलेख से मिलती है? महास्थान अभिलेख से मिलती है। उसके बाद हम चले गए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जो थी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा जो थी वो सौराष्ट्र गुजरात तक थी। और इसकी जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या था? जूनागढ़ अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाने वाला शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम, एक शक शासक था। और उसने लिखा था कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रसिद्ध सिंचाई के लिए एक झील का निर्माण करवाया, जिस झील का नाम क्या था? सुदर्शना झील था। ये तमाम चीज़ें हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। उसके बाद हम एक नई दिशा के अंदर गए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा कहाँ तक लगती थी, ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। तो हमने पढ़ा था कि 305 ईस्वी पूर्व के अंदर एक यूनानी आक्रांता सेल्यूकस निकेटर अपनी सेना लेकर के आक्रमण करने के लिए भारत पर आया था और उस समय भारत का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी पूर्व में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को जीत चुका था चंद्रगुप्त। और यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर को मजबूरन एक संधि करनी पड़ी थी। इस संधि का विस्तृत जो उल्लेख किया गया है वो एपियानस नामक इतिहासकार ने किया था। ये तमाम चीज़ें हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके थे। और उस संधि के तहत कुछ शर्तें थी, उन शर्तों पर हम लोग पढ़ रहे थे कि कौन कौन सी शर्तें थी, जिसमें हमने पढ़ा था शर्त नंबर 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे कि 305 ईस्वी पूर्व के अंदर सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य एक संधि हुई और इसी संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया द्वितीय की शादी किससे कर दी? चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। ये भारत का पहला ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किए थे। वो 4 प्रांत कौन कौन से थे, आधुनिक नाम उनके क्या है, प्राचीन नाम क्या थे, उन पर थोड़ा सा हम विवरण देते हैं। तो हम पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा जो थी वो कभी ईरान के साथ लगने लग गई थी। और कैसे? क्योंकि संधि के तहत, जिसमें हमने पहली शर्त के अंदर तो पढ़ा था कि एक विवाह, हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह, ये हम पहली शर्त में पढ़ चुके थे। दूसरी जो शर्त थी संधि की, उसमें क्या था कि सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को भेंट किए थे। वो 4 प्रांत जो है वो कौन कौन से थे? अगर बात करें
एरिया। कौन सा? एरिया, जिसका समीकरण किससे किया जाता है? एरिया यानी कि हेरात। उसके बाद हम करते हैं दूसरा प्रांत जो था, दूसरे की बात करते हैं तो अराकसिया, अराकोशिया। एरिया, अराकोशिया। अराकोशिया का साम्य किससे किया गया है? अराकोशिया का साम्य कंधार से किया गया है। किससे किया गया है? कंधार से किया गया है। उसके बाद जो तीसरा प्रांत जो था पेरोपनिस्डोई। कौन सा था? पेरोपनिस्डोई। पेरोपनिस्डोई का साम्य आज किससे किया जाता है? काबुल से। और उसके बाद एक चौथा प्रांत और जो था जिसका नाम था जेड्रेशिया। जेड्रेशिया का समीकरण किससे किया जाता है? मकरान से। मकरान, जिसको हम बलूचिस्तान के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस संधि के तहत जो शर्तें हुई उसमें जो 2 नंबर शर्त हम पढ़ रहे थे कि जो यहाँ पर सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 प्रांत जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। कौन कौन से थे? यूनानी इतिहासकारों ने जो नाम लिखे वो कौन सा था? एरिया, अराकोशिया, पेरोपनिस्डाई और जेड्रेशिया। आज इनको हम क्या कहते हैं? एरिया को हेरात कहते हैं, एक ही बात है। अराकोशिया को कंधार कहते हैं। पेरोपनिस्डोई को हम क्या कहते हैं? काबुल। और जेड्रेशिया है वो क्या है? मकरान यानी कि बलूचिस्तान है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि जो 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि हुई, उस संधि में 4 प्रांत दिए गए थे। वो प्रांत कौन कौन से थे? एरिया, अराकोशिया, पेरोपनिस्डोई और जेड्रेशिया। लेकिन आधुनिक रूप से एरिया का समीकरण किससे है? हेरात, अराकोशिया का कंधार, पेरोपनिस्डोई का काबुल और जेड्रेशिया का मकरान। और मकरानी क्या है? बलूचिस्तान है। तो इस तरीके से जब ये 4 प्रांत मौर्य साम्राज्य में मिला दिए गए तो मौर्य साम्राज्य अर्थात भारत की सीमा उस समय ईरान के साथ लगने लग गई। किसके साथ लगने लग गई? ईरान के साथ लगने लग गई। तो कुल मिलाकर के हम चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति को इनके माध्यम से बता सकते हैं कि इतना ये प्राचीन भारत का शक्तिशाली शासक था कि उसके समय भारत की सीमाएं किसको छूने लगी थी? ईरान को छूने लगी थी। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ? पहली शर्त के अंदर हमने पढ़ा विवाद, दूसरी के अंदर 4 प्रांत दे दिए गए थे। इस संधि के तहत जो तीसरी शर्त रखी गई थी वो क्या थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कहा था कि आपके यूनान के दार्शनिक बड़े ही प्रसिद्ध हैं, यानी कि आपके यूनान के अंदर दार्शनिक बड़े प्रसिद्ध है, इसलिए आपके दरबार से एक दार्शनिक मेरे दरबार में भेजा जाना चाहिए। तो क्योंकि देखिए यूनान के दार्शनिक तो हम पढ़ते ही आते हैं, जैसे बात कर रहे थे यूनान का ही था सुकरात था, सुकरात का शिष्य प्लेटो था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था और अरस्तु का ही शिष्य कौन था? सिकंदर था। तो इस तरीके से ये सारे कहाँ के थे? यूनान के थे। इतिहास का पिता हेरोडोट्स को कहा जाता है, तो हेरोडोट्स भी कहाँ का था? यूनान का था। इसलिए दार्शनिकों की नगरी या दार्शनिकों का देश प्राचीन समय में किसे कहते थे? यूनान को कहा जाता था। और ये चंद्रगुप्त मौर्य भी इस बात को जानता था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने शर्त रखी थी, सेल्यूकस निकेटर को कहा था कि अपने दरबार से एक दार्शनिक मेरे दरबार में भेजा जाना चाहिए। और इसी तीसरी संधि के तहत जो दार्शनिक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसी का नाम था मेगस्थनीज। क्या नाम था? मेगस्थनीज। तो इस तरीके से अगर बात करें, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर के मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगस्थनीज कहाँ का था? यूनान का था। कहाँ का था? यूनान का एक दार्शनिक था। किस शासक के दरबार में रहा था? तो मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में, किस भारतीय शासक के दरबार में आकर के रहा था? उस भारतीय शासक का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर क्या है, अगर बात करें कि मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था 304 ईस्वी पूर्व में। कब आया था? 304 ईस्वी पूर्व में आया था। और ये रहा कब तक था? 299 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये 5 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और इसी मेगस्थनीज ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। देखिए बड़ा ही ध्यान से देखिए, रचनाएं 2 आ चुकी है, वैसे देखा जाए 3 रचनाएं आ चुकी है। हमने पढ़ा था
कभी पढ़ा था कि मुद्रा राक्षस नाटक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका रचयिता विशाख दत्त था। फिर हमने एक जगह पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री जो चाणक्य था, और चाणक्य की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? अर्थशास्त्र थी। और अब तीसरी रचना की तरफ बढ़ चुके हैं, इंडिका। इंडिका का लेखक कौन था? मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज कहाँ का दार्शनिक था? यूनान का था। मेगस्थनीज किसका राजदूत बनकर के भारत आया था? तो किसका राजदूत बनकर के आया था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत बनकर के आया था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन के भारत आया था। और किस भारतीय शासक के दरबार में रहा? तो किस भारतीय शासक के दरबार में रहा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और इसी के दरबार में वो 304 ईस्वी पूर्व से लेके 299 ईस्वी पूर्व तक उसने एक प्रसिद्ध रचना लिखी थी, जिसका नाम क्या था? इंडिका था। तो इस तरीके से इस संधि के तहत क्या हुआ? तीसरी शर्त के तौर पर कौन आया? मेगस्थनीज आया। और जब देखिए कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी कर दी, 4 प्रांत दे दिए, एक दार्शनिक उसके दरबार में भेज दिया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदले में 500 हाथी जो थे वो सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। यहाँ देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी जो थे, 500 हाथी जो थे वो किसको भेंट किए? सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे। मौर्यों को हाथी पालने का बड़ा शौक था, यानी कि मौर्य शासक जो थे वो हाथी पालने के बड़े शौकीन थे। आगे कभी हम अशोक को पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि अशोक ने भी जो कलिंग पर आक्रमण किया था वो हाथियों की प्राप्ति के लिए किया था, अर्थात मौर्य शासकों को हाथी पालने के बड़े शौकीन थे। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसे भेंट किए थे? सेल्यूकस निकेटर को भेंट किए थे। इस तरीके से जब हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की दिशाओं को, तो हमने उत्तर को पढ़ा, पूर्व को पढ़ा, पश्चिम को पढ़ा। और आज जब हम उत्तर पश्चिम को पढ़ने गए तो इतने सारे क्वेश्चन निकल करके आ गए कि युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के, कब लड़ा गया? 305 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया। कौन से प्रांत जो थे सेल्यूकस निकेटर ने दिए थे? तो चारों प्रांत के नाम याद रखना है, जैसे एरिया जिसको आजकल हेरात कहते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि पेरोपनिस्टई जिसे काबुल कहते हैं, जेड्रेशिया जिसे मकरान अर्थात बलूचिस्तान कहते हैं, और उसके बाद हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अराकोशिया जिसे हम क्या कहते हैं? कंधार कहते हैं, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमा किसके साथ टकराने लगी थी? ईरान के साथ टकराने लगी थी। तो यहाँ पर हम चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तर, पूर्व, पश्चिम और हम यहाँ उत्तर पश्चिम इन दिशाओं को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिणतम सीमा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की दक्षिणतम सीमा कहाँ तक थी। आइए उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। स्टूडेंट्स बड़े ही ध्यान से हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने थोड़ी सी उपलब्धियां यहाँ पर पढ़ी, उसके बाद हमने इसको चारों दिशाओं में बांट लिया था। और मैं आशा करता हूँ आप भी इसी के अकॉर्डिंग एक बार वीडियो को अच्छी तरीके से सुने, उसके बाद स्वयं जो है अपने कॉपी के ऊपर इस तरीके से चारों दिशाएं बना करके हर दिशा की विशेषता लिख दो। चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप पूरा हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो पूरा क्या है कि थ्योरेटिकल रूप से तो याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसको याद करने का तरीका है कि आप चारों दिशाएं बनाओ, हर दिशा की विशेषता लिखो, हर दिशा की विशेषता लिखते चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप संपूर्ण हो जाएगा। तो हम इसकी चौथी दिशा में बढ़ रहे हैं, और चौथी दिशा जो थी वो कौन सी बची है आपके सामने? दक्षिण बची है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ रहे थे चारों दिशाओं के ऊपर, तो एक दिशा जो हमारी बची है वो कौन सी बची है? दक्षिण। तो यानी कि अगर बात करें, जब भी हम भारत का नक्शा देखते हैं उसके अंदर अगर हम दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे, किसकी तरफ बढ़ेंगे? दक्षिण भारत की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है मैसूर, कर्नाटक। क्या नाम पड़ता है? क्या कौन सी जगह है? मैसूर। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। जब आप लोग बीए फाइनल में हो जाओगे, अभी तो हम बीए पार्ट फर्स्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिस दिन आप बीए फाइनल में हो जाओगे तो कभी हम टीपू सुल्तान को पढ़ेंगे, हैदर अली को पढ़ेंगे, तब इस मैसूर की बातें वहाँ फाइनल के अंदर हम आधुनिक इतिहास के अंदर जरूर पढ़ेंगे इसको। तो बात कर रहे थे कि यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिणतम सीमा थी, वो जिसकी दक्षिणतम सीमा जो थी वो मैसूर कर्नाटक में थी। कहाँ थी? मैसूर कर्नाटक तक फैली हुई थी। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की सीमा उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में सौराष्ट्र तक, उत्तर पश्चिम में ईरान तक, और दक्षिण में भी कहाँ तक फैली हुई थी? मैसूर कर्नाटक तक फैली हुई थी। और कैसे पता चलता है उसकी भी थोड़ी बहुत हम बातें कर लेते हैं कि यहाँ पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है स्वर्णबेलगोला। क्या नाम है? स्वर्णबेलगोला। ये नाम कभी मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी बीए में तो काम देगा ही देगा, उसके बाद जब आप कंपटीशन के कोई एग्जाम दोगे तो इससे ही प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। तो स्वर्णबेलगोला,
उस स्थान का नाम क्या है? स्वर्णबेलगोला। तो यहाँ क्या था? स्वर्णबेलगोला कहाँ है? मैसूर कर्नाटक में है। कहाँ है? मैसूर कर्नाटक के अंदर है। कभी समय था 298 ईस्वी पूर्व का। समय कौन सा था? 298 ईस्वी पूर्व का था। आप समझ चुके होंगे चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय आ चुका है ये, क्योंकि हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक जीवन कब से कब तक था? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के कब तक था? 298 ईस्वी पूर्व तक था। तो कभी समय चल रहा था 298 ईस्वी पूर्व का, और चंद्रगुप्त मौर्य पहुंच जाता है स्वर्णबेलगोला मैसूर कर्नाटक में अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। किसके साथ? अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। आप कहोगे अभी तो सर आप कह रहे थे कि इसके गुरु का नाम चाणक्य था, लेकिन आप अभी दूसरे गुरु का नाम बता रहे हैं। तो आपको बता दें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, लेकिन उसका आध्यात्मिक गुरु जो था, उसका धार्मिक स्तर से जो गुरु था, उसका नाम क्या था? भद्रबाहु था। क्या नाम था? भद्रबाहु। भद्रबाहु एक जैन संत थे। किस धर्म के थे? जैन संत थे, यानी कि जैन धर्म के संत हुआ करते थे भद्रबाहु। और भद्रबाहु कभी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आएंगे, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव धीरे धीरे किस धर्म की तरफ चला जाएगा? जैन धर्म की तरफ चला जाएगा। तो यानी कि ये मौर्य शासक जो हुआ करते थे, ये शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। किस धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य भी शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में अपने गुरु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के नया धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा? जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। ध्यान देना कि जो चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य शासकों का राजकीय धर्म कौन सा था? शैव धर्म हुआ करता था। लेकिन वह प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, तब उसका नाम क्या आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम आता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, पिछली बार कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन भारत का वह शासक जो अंतिम समय के अंदर जैन धर्म ग्रहण कर लेता है, तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। आपके बीए पार्ट फर्स्ट, बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट फाइनल के अंदर जो आप पढ़ रहे हो, वही आपके आगे जाके परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कंपटीशन में। जैसे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो, तो बीए की किताबों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसलिए बीए को आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल तीनों पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर पढ़ो, अच्छे तरीके से किताबों का अध्ययन करो, पूरा विस्तृत रूप से पढ़ो। और इन्हीं की जो चीज़ें हैं, आपने यहाँ जिन प्रश्नों को पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है, वही आगे जाके कंपटीशन में क्वेश्चन बन करके आपके सामने आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य को कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर के अंतिम समय में शैव धर्म को छोड़ दिया और कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया? जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और ये अपने गुरु भद्रबाहु के साथ चला गया स्वर्णबेलगोला के अंदर। स्वर्णबेलगोला जो है, स्वर्णबेलगोला कहाँ है? मैसूर कर्नाटक के अंदर है। और यहीं पर अगर बात करें कि कभी समय चल रहा था 298 ईस्वी पूर्व का। कौन सा था? 298 ईस्वी पूर्व का समय चल रहा था। और स्थान कौन सा था? स्वर्णबेलगोला। उस गांव का नाम क्या है? स्वर्णबेलगोला। स्वर्णबेलगोला। यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है चंद्रगिरी। कौन सी है? चंद्रगिरी पर्वत। उस पहाड़ी का नाम क्या है? चंद्रगिरी पर्वत। तो यहाँ पर 298 ईस्वी पूर्व में स्वर्णबेलगोला चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ तपस्या करते हुए यहाँ पर सलेखना पत्ती के तहत, किस पत्ती के तहत? सलेखना। सलेखना पत्ती, सलेखना पत्ती के तहत अपने प्राण त्याग दिए था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो गई? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व के अंदर स्वर्णबेलगोला मैसूर कर्नाटक के अंदर जो स्थान पड़ता है, वहाँ पर सलेखना पत्ती के तहत भारत के इस महान सम्राट की 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी। सलेखना पत्ती क्या है? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सलेखना पत्ती क्या होती है। तो सलेखना पत्ती जैन धर्म के अंदर है। किस धर्म के अंदर है? जैन धर्म के अंदर बड़ी ही प्रसिद्ध है। जैन धर्म के अंदर, यानी कि जैन धर्म के लोगों का मानना है कि
व्यक्ति का मोक्ष जो होता है तब उसे क्या करना होता है, अपने अंतिम समय के अंदर उपवास रख करके शरीर त्यागना पड़ता है, यानी कि उपवास रखने होते हैं। ये जैन लोग क्या करते हैं, अपने अंतिम समय के अंदर क्या करते थे कि सबसे पहले अन्न त्याग देते थे और उसके बाद में जल त्याग देते थे। इस तरीके से वो अपना शरीर बाद में त्याग देते थे। तो सलेखनापत्ति क्या है, उपवास द्वारा, यानी कि व्रत रख करके, उपवास द्वारा क्या करना, उपवास रख करके अपने शरीर का त्याग कर देते थे। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सलेखनापत्ति के तहत 298 ईस्वी पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए थे। प्राचीन भारत का वह शासक जो अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने सलेखनापत्ति के तहत प्राण त्याग दिए थे वो शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। स्वर्ण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर इसकी 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी। इसके आध्यात्मिक गुरु का नाम हमने पढ़ा था भद्रबाहु। किसके प्रभाव में आकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने शैव धर्म छोड़ दिया था और ये जैन धर्म ग्रहण कर लिया था, तो उस व्यक्ति का नाम क्या आता है, भद्रबाहु नाम आता है। क्या आता है, उसके गुरु का नाम क्या था, भद्रबाहु था। भद्रबाहु एक जैन संत थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है कल्पसूत्र। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई जैन धर्म की एक पुस्तक है और कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे, भद्रबाहु। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने कुछ रचनाओं के नाम आ रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आपका एक अलग से प्रश्न आता है कि भारतीय इतिहास को जानने के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन कीजिए, तब हमारे सामने यही नाम आते हैं। अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था, कौटिल्य। अर्थशास्त्र मूलतः एक राजनीतिक ग्रंथ है। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिका। इंडिका का रचनाकार कौन था, मेगस्थनीज था, जो कि एक यूनान का दार्शनिक था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उसने 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच में इस पुस्तक को लिखा था। भारत की पहली विदेशी रचना कौन सी है, तो पहली ऐतिहासिक विदेशी रचना अगर कोई है तो वो कौन सी है, इंडिका है। और इंडिका का रचनाकार कौन था, मेगस्थनीज था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक नाटक पढ़ा था मुद्रा राक्षस, उसका रचयिता कौन था, विशाख दत्ता। और एक रचना अब हमारे सामने और आ चुकी है कि कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ग्रंथ का रचयिता कौन था, भद्रबाहु था। भद्रबाहु कौन था, ये एक दिगंबर जैन संत था, चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के दिशा निर्देशन में ही क्या किया था, शैव धर्म छोड़ करके जैन धर्म ग्रहण कर लिया और अपने गुरु के साथ चला गया स्वर्ण बेलगोला चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर और वहीं पर तपस्या करते हुए सलेखनापत्ति के तहत भारत के इस महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य की चारों दिशाओं को जाना। तो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बन करके आए, एक बड़ा विस्तृत लेख तैयार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। इस तरीके से भारत के इस महान सम्राट की मृत्यु हो गई और इसी के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का टॉपिक हमने शुरू किया था वो पूर्ण हो जाता है। एक बार 2 मिनट, यानी कि अगर जिस दिन हम इसको अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो 5 मिनट के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को हम सीधा बोल सकते हैं। अच्छे तरीके से आपके याद होगा तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे और बाद में जब कभी भी आप कंपटीशन के एग्जाम देते हो तो वहां पर यही छोटे छोटे प्रश्न ऑप्शनल रूप में बन के आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख लो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके प्रभाव में आकर के शैव धर्म छोड़ के जैन धर्म ग्रहण कर लिया, और वहां पर क्या है, 4 ऑप्शन में नाम आ जाते हैं। जैसे मेगस्थनीज, ए में मेगस्थनीज, बी में कौटिल्य, सी के अंदर आ गया भद्रबाहु का। इस तरीके से नाम डाल देते हैं और उसमें से आपने एक चूज करना होता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो प्रश्न सुनते ही आपके जहन में उत्तर आ जाता है कि भद्रबाहु के दिशा निर्देशन में जैन धर्म छोड़ करके चंद्रगुप्त मौर्य ने शैव धर्म ग्रहण कर लिया था। तो अब बात करते हैं कि हमने इन पिछले 4-5 वीडियो के अंदर 5 वीडियो बन चुके हैं। ये पार्ट 5 था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, और इसके अंदर हमने इन 5 वीडियो में क्या पढ़ा था, वो मात्र 5 ही मिनट का काम है। क्या पढ़ा था वो एक बार पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश का महानतम, पहला जो महानतम या पहला वास्तविक संस्थापक पूरे भारत के साम्राज्य की बात करें, या यूं कह सकते हैं कि भारत का पहला वास्तविक साम्राज्य मौर्य वंश था। भारत का अगर बात करें कि भारत के अंदर पहली बार राजनीतिक एकीकरण करने वाले कौन थे, मौर्य थे। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था चाणक्य को।
जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त शर्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर के यहाँ पर घनानंद की हत्या की और मगध की गद्दी को 322 ईस्वी पूर्व में हत्या लिया और इसी के साथ 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश की नींव रख दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद हम पढ़ने गए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने चारों दिशाओं में साम्राज्य का विस्तार किया। तो हमने पढ़ा उत्तर के अंदर हिमालय क्षेत्र तक चला गया था प्रवर्तक राजा की सहायता लेकर के। पूर्व में हम गए तो हमें एक बंगाल के अंदर, पूर्व में गए तो वहां पर हमें स्थान क्या मिलता है, बंगाल, आधुनिक बांग्लादेश। तो बंगाल में वहां पर क्या था, बोगरा नामक स्थान से एक महास्थान अभिलेख प्राप्त होता है और महास्थान अभिलेख जो था, महास्थान अभिलेख से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा कहाँ तक थी, बंगाल तक थी और उसके अंतिम 12 वर्षों में अकाल पड़ा था। ये जानकारी भी किससे मिलती है, महास्थान अभिलेख से मिलती है। उसके बाद हम पश्चिम की दिशा में गए तो वहां पर हमने पढ़ा था कि सौराष्ट्र गुजरात के अंदर यानी कि सौराष्ट्र तक इसकी पश्चिमी सीमा थी, जिसकी जानकारी अपने को जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख 2 हैं, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है और एक सकंदगुप्त, कभी गुप्तों में पढ़ेंगे, सकंदगुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। लेकिन हमें इसके बारे में कि इसकी सीमा सौराष्ट्र गुजरात तक थी, इसकी जानकारी रुद्रदामन प्रथम के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है और भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीन लेख कौन सा है, जूनागढ़ लेख है, जिसमें हमें पता मिलता है कि यहाँ पर प्रसिद्ध सुदर्शना झील का निर्माण जो करवाया था वो मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उसके यहाँ का प्रांतपति हुआ करता था पुष्यगुप्त वैश्य की देखरेख में ये प्रसिद्ध झील बनी थी। और इसी के बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा जो थी वो ईरान के साथ लगती थी कि 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ, जिसके अंदर सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ। उसने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी, जो कि भारत का पहला ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय विवाद था। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर ने 4 प्रांत जैसे एरिया जिसका समीकरण हेरात से किया, उसके बाद अराकोशिया जिसका समीकरण हमने कंधार से किया, पेरोपनिस्टोई जिसका समीकरण हमने किससे किया, काबुल से किया, जेड्रोसिया जिसका समीकरण हमने किससे किया, बलूचिस्तान यानी कि मकरान से किया था। इस तरीके से 4 प्रांत दिए। इन 4 प्रांतों को देते ही चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात भारत की सीमा किससे टकराने लगी थी, ईरान से टकराने लगी थी। उसके बाद में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके आया मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका। भारत की पहली ऐतिहासिक विदेशी पुस्तक कौन सी है, इंडिका है। इंडिका से भी हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है, मौर्य काल के बारे में, प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल का नगरीय शासन है उसकी जानकारी भी हमें किससे मिलती है, इंडिका से मिलती है। वो मौर्य काल के प्रशासन में हम देखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब सभी दिशाएं पढ़ ली तो उसके बाद हम गए कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणतम सीमा जो थी वो मैसूर कर्नाटक तक थी। वहां पर स्वर्णबेलगोला के पास एक चंद्रगिरी पर्वत पड़ता है। उस चंद्रगिरी पर्वत के ऊपर क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखनापत्ति के तहत अपने प्राण त्याग दिए थे। 298 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु भद्रबाहु के दिशा निर्देशन में आकर के उसने शैव धर्म छोड़ करके जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। इस तरीके से भारत के इस महानतम सम्राट की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा। हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी शासक को लेकर के आएंगे, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स कॉलेज, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय हिंद, नमस्कार।